करके एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, तो साथियों उसको व्यंजन कहा जाता है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है अंतःस्थ व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या की अगर बात करते हैं तो कितनी होती है, 4 होती हैं। अगर बात करते हैं इसमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, या है, रा है, ला है, वा है, ये होता है। और इसमें वा मुझे दिख रहा है तो वा एक अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं साथियों के जिस समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, तो वही तो साथियों कौन सा समास होता है, वही आपका तत्पुरुष समास होता है। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अगला देखिए ऊष्म व्यंजन साथियों आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों हा, ला, मा या जा, तो आपको ध्यान रखना है हा की अगर बात करते हैं तो ये एक ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो होते हैं, तो वो क्या होते हैं साथियों, वो समुच्चय बोधक होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो शब्द वाक्यांशों या शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको समुच्चय बोधक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका डी होगा। साथियों आप लोग आंसर देते जाइए, जैसे कुछ लोग का यहाँ पर आंसर आ रहा है, जैसे विशाल का, अनुपमा का, रूपाली का, पीके का, पुंदिर का, आलोक का, निप्पी का आंसर आ रहा है। सभी लोग साथियों यहाँ पर आंसर देते जाइए। अंगुली का तद्भव रूप आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अंगुली को उंगली कहा जाता है, तद्भव में क्या कहा जाता है साथियों, उंगली कहा जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए समास कहते हैं, तो समास आखिर कहते किसे हैं, क्या शब्दों के मेल को कहते हैं, अक्षर के मेल को कहते हैं, स्वर के साथ स्वर के मेल को कहते हैं, या स्वर के साथ व्यंजन के मेल को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शब्दों के मेल को ही समास कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि क्रिया विशेषण एक भेद है, तो क्रिया विशेषण एक भेद है, मैं कहूंगा अव्यय का ये एक भेद है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कह रहे कि गणेश का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है, तो गणेश को पता है क्या कहा जाता है, एक दंत कहते हैं। क्या कहा जाता है साथियों, गणेश को एक दंत कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। इहलोक का विलोम क्या होगा साथियों, मुझे आप क्या बताएंगे, परलोक बताएंगे। तो परलोक जिनका भी आंसर है मैं देख पा रहा हूं, सर के आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, ये आपने सुना बहुत होगा, बताइए इसका मतलब क्या होता है। साधुओं की संगति छोड़ देना, नहीं। उसके बाद देखिए साथियों वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, बिल्कुल साथियों। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि वांछित जो कार्य है उसको छोड़कर किसी और कार्य में लग जाने को कहा जाता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए, का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ध्यान रखिए कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए राजीव हम कमल को कह सकते हैं, उसके अलावा कुवलय हम कमल को कह सकते हैं। जलद की अगर बात करते हैं, जलद का मतलब क्या होता है, बादल होता है साथियों, कमल नहीं होता है। अम्बुज भी कह सकते हैं साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं यहाँ पर जलद अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उनको क्या कहा जाता है। देखिए जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल का मतलब क्या है कि किसी वाक्य को अच्छा कर देना। जैसे कि मैं ये काम करता हूं, ये नॉर्मल सा वाक्य हो गया, अब मैंने कर दिया मैं ही ये काम करता हूं, तो थोड़ा सा प्रभावपूर्ण ये वाक्य हो गया, तो मैं कहूंगा उसको निपात कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए अभी एक सवाल आया था कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए, तो उसमें हा ऑप्शन में था, तो मैंने कह दिया था कि भाई ऊष्म व्यंजन हा होता है, लेकिन 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, शा, सा, हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन ही आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिए, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, वो व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय जो है ना ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसको क्या युद्ध स्थविर कहेंगे, युधिष्ठिर कहेंगे, युद्ध स्थिरक कहेंगे, युद्ध अस्थायी कहेंगे, तो उसको सातु युधिष्ठिर कहा जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहा जाता है। अगला देखिए सातु कमल के समान नयन, इसमें समास कौन सा है मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा इसमें कौन सा समास है, इसमें सातु कर्मधारय समास है। क्या कमल के समान नयन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ये आपको ध्यान रखना है। और बनेगा क्या सातु, कमल नयन बनेगा। इससे कमल नयन में अगर पूछा जाए तब भी कर्मधारय समास आपको बताना है। उसके बाद देखिए आंख में गणना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा बताइए। देखिए आंख में गणना का मतलब होता है गौर से देखना, नहीं मन में खटकना। बिल्कुल सातु कहते नहीं तुम मेरे मन में खटक रहे हो, यानी कि मेरी आंखों में गड़ रहे हो। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उन्मूलन का सातु विलोम क्या होगा, है ना। उन्मूलन का विलोम पता क्या होता है सातु, रोपण होता है। क्या होता है उन्मूलन का विलोम, रोपण होता है। आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो आपने बिल्कुल सही चयन किया है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। क्या आपका यहाँ पर सही आपको लग रहा है मुझे बताइए। चलिए देखिए अंत्याक्षरी तो सही लिखा हुआ है ना।
तो मैं कहूंगा पहला वाला सही है, तो पहला वाला ही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंदर का तत्सम क्या होता है। बंदर एक तद्भव शब्द है, इसको अगर तत्सम में हम देखेंगे तो वानर सा तो हम लोग कह सकते हैं। सही जवाब आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए वाजाल का संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो आप किसका चयन करेंगे, वाजाल का। तो वाक धन जाल इसका संधि विच्छेद होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में। बैठे से बैगार भली, इसका मतलब पता क्या होता है साथियों, बैठे से बैगार भली मतलब होता है बैगार की आदत होना, नहीं बैठे बैठे बेगार होना नहीं, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। निरर्थक बैठने से कम लाभ, यानी कि बेकार में बैठे रहने से ज्यादा अच्छा क्या है कि कुछ काम करो और उसमें भले कम लाभ हो, पूरा लाभ ना हो, कम लाभ हो, वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए या, रा, ला, वा, ये व्यंजन को क्या कहा जाता है, इन व्यंजन को क्या कहा जाता है साथियों, मैंने आपको बताया था ये अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल देखिए, करपट का तद्भव रूप क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो करपट साथियों क्या है, एक तरीके से कपड़ा हम लोग कह सकते हैं, कपड़ा आपका तद्भव हो जाएगा, करपट आपका तत्सम हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए होती है, मैं कहूंगा साथियों ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बालिका निबंध लिखती है, लिखती है क्या, निबंध लिखती है, तो मैं कहूंगा निबंध लिखती है, लिखती है निबंध लिखती है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ना भी एक साथियों अकर्मक क्रिया है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो हंसना भी साथियों एक अकर्मक क्रिया है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी वाला वाक्य है ये आपका सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि नाक का बाल होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। तो नाक का बाल होना, देखिए नाक का बाल होना अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, है ना, कष्ट देना या पालतू होना। तो मैं कहूंगा साथियों जो बहुत ज्यादा प्रिय होता है उसको कहते हैं भाई ये तो मेरे नाक का बाल है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए ये क्या लिखा हुआ है साथियों, ये तो गलत लिखा हुआ है, ये तो कुछ कवित्री लिखा हुआ है। होता क्या है, कव इत्री होता है। कव ये लिखा हुआ है, इत्री ये लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं, ध्यान दीजिए नहीं शब्द लगा हुआ, ऐसा ना लगाइएगा कि साथियों फिर दिक्कत हो जाए। देखिए रजनी रात्रि को कह सकते हैं, समीर रात्रि को नहीं कह सकते हैं, विभावरी रात्रि को कह सकते हैं, निशी भी साथियों हम लोग कह सकते हैं, लेकिन समीर ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो समीर किसका पर्यायवाची है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, देखिए फिर से साथियों सकर्मक क्रिया, क्यों, क्योंकि लगभग 2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया वाले, है ना। चलिए तो छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, तो हंसना तो साथियों अकर्मक क्रिया है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, है ना, मैं रोज टहलता हूं। तो मैं कहूंगा साथियों इसमें इन चारों में से अगर हम सकर्मक क्रिया वाला वाक्य का चयन करें तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि एक शब्द है अन्वय, जिसका नाम है अन्वय का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो कौन सा संधि विच्छेद करेंगे, इसमें कौन सी संधि है, मैं कहूंगा इसमें साथियों यड़ संधि है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसका संधि विच्छेद जो करोगे वो अनुधन ए करोगे। क्या करोगे, अनुधन ए, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला देखिए यथा रुचि में कौन सा समास है। देखिए मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर कभी भी आपको किसी शब्द का पहला पद यथा दिख जाए तो अव्यय भाव समास लगा देना, या किसी शब्द का पहला पद प्रति दिख जाए तो अव्यय भाव समास लगा देना, बड़ा आ दिख जाए साथियों, या अगर बात करते हैं अनु दिख जाए तो आप क्या लगा देंगे, अव्यय भाव समास लगा देंगे। यानी कि आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। स्थावर का विलोम क्या होगा मुझे बता दीजिए। तो स्थावर का विलोम भाई साहब होता है जंगम। क्या होता है स्थावर का विलोम, जंगम होता है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए, तो इनमें से कौन सा शब्द साथियों तत्सम है मुझे बताइए। देखिए पड़ोसी तत्सम नहीं है, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, बहु भी तत्सम नहीं है, शहीद भी तत्सम नहीं है, मैं कहूंगा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है साथियों। चलिए तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो गई हो। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि, गुण संधि की अगर हम बात करते हैं कि गुण संधि की एक ट्रिक है, ऐसे करके मात्रा जरूर लगी होगी उस शब्द में, अगर लगी है तो उसमें गुण संधि है। तो देखिए यहाँ पर बीच में मात्रा लगी है ऐसे करके, तो ये आपका गुण संधि वाला वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तत्सम तद्भव देशज विदेशज यानी कि 4 भेद होते हैं, तो 4 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, तो उन्हीं को साथियों तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों इस्तेमाल में लाते हैं उनको ही साथियों तत्सम शब्द कहा जाता है। आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। रुल शब्द मुझे बताइए, रुल शब्द कौन से होते हैं, फटाफट बताइए। चलिए साथियों रुल शब्दों की अगर बात करते हैं, देखिए यहां पर आपके वाचनालय लिखा हुआ है ना, समतल लिखा हुआ है, पशु लिखा हुआ, विद्यालय लिखा हुआ। देखिए जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाए वो आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे, वो आपके ऋण शब्द नहीं कहलाएंगे। और जिनका संधि विच्छेद ना हो वो आपके ऋण शब्द कहलाएंगे। 2 तरह के यौगिक शब्द जिनका संधि विच्छेद हो जाए, जिनका संधि विच्छेद ना हो तो वो ऋण शब्द कहलाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये सी है, डी है, कुछ भी है साथ तो पशु आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है, आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए तो योग ऋण कौन सा शब्द है आप लोग बताइए। देखिए पवित्र है, विनिमय है, कुशल है, जलज है। मैं कहूंगा साथियों कुशल शब्द जो है ना ये आपका एक है, कुशल नहीं बल्कि जलज है ना, जलज क्या है साथियों, जलज है। जलज की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक योगऋण शब्द हो जाएगा।
चलिए अगला देखिए, इनमें से ऋण शब्द कौन सा है? ऋण शब्द की पहचान करिए। मल्यज, जलज, पंकज या वैभव? तो मैं कहूंगा वैभव शब्द जो यहाँ पर होगा ये आपका एक ऋण शब्द हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी होगा। ऋण शब्द कौन सा है ये रिपीट हो गया। अगला देखिए, मजिस्ट्रेट शब्द कैसा शब्द है? क्या ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? मजिस्ट्रेट है ना, या आपका देश शब्द है या विदेश शब्द है? तो मैं कहूंगा विदेश शब्द है साथों। ये जो मजिस्ट्रेट है ना ये आपका एक विदेश शब्द है। आंसर आपका डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द की अगर बात करते हैं, अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा, यहां पर अगर बात करें तो लोटा आपका एक देशज शब्द हो जाएगा। योगऋण शब्द इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। तो योगऋण मतलब एक योगऋण की अगर हम बात करते हैं, लंबोदर। क्या साथियों? लंबोदर। लंबोदर जो होगा ना ये आपका योगऋण शब्द हो जाएगा। अच्छा, बहुब्रीही समास होता है साथियों योगऋण शब्द में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें बहुब्रीही समास है। उसके बाद देखिए, यौगिक शब्द कौन सा? मैंने आपको बताया था जिसका संधि विच्छेद हो जाए। तो इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता। विद्यालय का संधि विच्छेद हो सकता है, तो ये आपका एक यौगिक शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो जो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर यानी कि बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है, तो लगभग उनको समानार्थक शब्द कहा जाता है। तो समानार्थक शब्द आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यौगिक शब्द बताइए। यौगिक शब्द मैंने आपको बताया साथियों पाठशाला होगा, इसका संधि विच्छेद हो सकता है। यौगिक शब्द मैंने आपको बताया पाठशाला हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा चलिए, उस यानी कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहीं और का नहीं बल्कि अपने उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है नौटंकी, जिसका नाम है। ये बहुत पूछा जाता है साथियों, इस बार भी आपके एग्जाम में छपेगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को मेटल क्राफ्ट यानी कि वर्ल्ड मार्क का जीआई टैग मिला है, प्राप्त है? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों क्या होगा, फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। मुरादाबाद आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद को मेटल क्राफ्ट का जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी देता है? क्या इब्न बतूता का जो रिहला है ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताता है, उसके शासनकाल के बारे में बताता है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, इब्न बतूता का जो रिहला है यही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। यानी कि आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ये सवाल साथियों टॉप लेवल के सवाल हैं, याद रखिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है निश्चित तौर पर। देखिए, अल बरूनी द्वारा जो किताबुल हिंद है ना इसमें भारतीय दर्शन के बारे में लिखा है, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल के बारे में भी लिखा है, और गणित और खगोल विज्ञान के बारे में भी लिखा है। यानी कि इन सारी जानकारी को किताबुल हिंद में वर्णित किया गया है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है साथियों? फोर्ट विलियम है। तो फोर्ट विलियम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन परमार वंश का शासक नहीं है? तो कौन परमार वंश का शासक नहीं है? मैं कहूंगा उपेंद्र है, मुंज भी है, गांगेय देव नहीं है साथियों, और उदयनादित्य भी है। तो गांगेय देव आपके सवाल का जवाब होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया था? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो दौलताबाद आपके सवाल का जवाब होगा। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था साथियों? जे.ए. हिक्की ने प्रारंभ किया था भारत में पहला अंग्रेजी अखबार। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है? आपका जवाब यहाँ पर द बंगाल गजट हो जाएगा। यानी कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट है। ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी साथियों आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा समाचार पत्र पत्रिका संबंधित नहीं है? तो क्या आपका इस सवाल का जवाब होगा मुझे बताइए। चलिए, महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया की अगर बात करें ये भी है, नवजीवन भी है, लेकिन युगांतर नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है ये आप लोग मुझे बता दीजिए। तो जो तारापुर परमाणु संयंत्र है ना ये भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नहीं भैया, वॉच लेकर नहीं जा सकते हैं आप, पेपर में किसी भी एग्जाम में नहीं ले जा सकते हैं आप लोग। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है साथियों? उसको तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से जो पैदा होने वाली ऊर्जा होती है उसको तापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा कहा जाता है। अगला देखिए, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? ये सवाल तो बहुत पुराना है और सवाल अक्सर साथियों आता है। साथियों 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है क्या हमारा ब्रह्मांड? यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मैं कहूंगा शनि ग्रह जो है ना ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो अगर बात करते हैं यूरोप वासियों की तो यूरोप वासी जो है ना ये शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेज
श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये साथियों लौह अयस्क के लिए विख्यात है ना, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेज श्रेणी है, ये कौन से खनिज? तो साथियों लौह अयस्क खनिज के लिए विख्यात है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? तो आर्थिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो ये मानव भूगोल की शाखा है। मानव भूगोल ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये साथियों भाग 6 के अंतर्गत आता है। ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख जो है ना, ये भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल। संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो भाग 6 को कहा जाता है। भाग 6 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल, किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से किसी को नहीं होता है। केवल ये अधिकार संसद के पास होता है। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति साथियों कौन थे? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो सदन के सदस्य देखिए साथियों प्रधानमंत्री हो सकते हैं, है ना, वित्त मंत्री भी हो सकता है और रेलवे मंत्री हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति साहब नहीं हो सकते हैं। तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए वो कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये साथियों अनुच्छेद 217 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 217 आपके सवाल का साथियों जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, धारा की इकाई इनमें से कौन सी है? धारा की इकाई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो धारा की इकाई के बारे में आप लोग मुझे बता दीजिए। तो एम्पियर अगर बात करते हैं तो ये धारा की इकाई होती है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो क्या आपके सवाल का सही और सटीक जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों टेस्ला आपका जवाब हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है साथियों? टेस्ला है। टेस्ला आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो एक प्रकाश वर्ष घनत्व नहीं मापता है, ये दूरी मापता है। क्या मापता है साथियों? घनत्व नहीं मापता है बल्कि ये दूरी मापता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल कह रहे कि कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या समरूपी कहते हैं, या साथियों समस्थानिक कहा जाता है, या साथियों समअवयी कहा जाता है, या अपरूप कहा जाता है? तो साथियों अपर रूप कहा जाता है, यानी कि एलोट्रॉप्स कहा जाता है कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ। आंसर आपके सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी होती है, मैं कहूंगा क्लोरीन की बात चल रही है। क्लोरीन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना, योजना बहुत शानदार है। करंट अफेयर के सवाल अब आपके शुरू हो चुके हैं। 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्य मध्य प्रदेश में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है। उसके बाद देखिए एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन साथियों इम्फाल में किया गया है। तो इम्फाल आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो क्या आपका जवाब होगा साथियों? मैं कह सकता हूं कि तेलंगाना आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि लियोनेल मेसी 900 गोल करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? तो कौन से नंबर के साथ ये फुटबॉलर बन गए हैं? मैं कहूंगा दूसरे नंबर के फुटबॉलर ये बन चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय तिवारी, डॉक्टर संजय तिवारी इनका नाम है, और ये राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आंसर आपका सी हो जाता है। कह रहे कि किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो ये काम किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये काम मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है, कि छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है। उसके बाद देखिए सरहुल महोत्सव ये कहां पर मनाया गया है? तो सरहुल महोत्सव की अगर बात करते हैं कि ये कहां पर मनाया गया है, तो ये साथियों झारखंड में मनाया गया। आंसर आपका सी होगा। यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 13वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां स्थान दिया गया है।
कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 ये किस शहर में सातों शुरू हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा, है ना। कहा जा रहा है कि आर्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए, कितने पेंटर, यानी कि कितने पेंटर, पेंटर कहाँ पर, पेंटर ये ट्रायंगल में, ध्यान दीजिएगा, पेंटर ये ट्रायंगल में है साथियों, सर्किल में डॉक्टर्स हैं और रेक्टेंगल में प्लेयर्स हैं। यानी कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी है। तो मैं कहूंगी ये जो 9 वाला 9 है, 9 ये ना तो डॉक्टर के अंतर्गत आ रहा है सर्किल में, ना रेक्टेंगल में आ रहा है प्लेयर में, तो 9 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए आप, देखिए नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भर भर के सवाल आएंगे साथियों नंबर सीरीज के चैप्टर से, इसलिए नंबर सीरीज आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर अप होना चाहिए। चलिए तो आपसे एक सवाल दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है कि भैया 110 है पहले, उसके बाद 221 है, उसके बाद सातों 443 है, उसके बाद 887 आ गया है और उसके बाद 1775 आ गया है। तो आप ये बताइए कि अगला नंबर यहाँ पर सातों क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 110 का डबल हुआ है ना, तो अगर हम इसकी 2 से गुणा करेंगे तो भैया 220 हो जाएगा, और इसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं तो ये 221 हो जाएगा। 221 से 443 हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और इसमें भी एक जोड़ देंगे तो ये 343 हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। यानी कि सबसे पहले 2 से गुणा करिए, तो 1775 की हम गुणा 2 से करते हैं, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 1 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 1 15 हो जाएगा, 2 एकम 2 3 हो जाएगा। इसमें एक जोड़ोगे तो 3551 आ जाएगा। 3551 अगर ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही, और मैं देख पा रहा हूँ साथों 3551 ऑप्शन नंबर चित्रकूट भाषा में लास्ट को यानी कि LAST को PFWY लिखा जाता है, तो आपको बताना है MEAN को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अभी मुझे भी नहीं पता सातों इसका सॉल्यूशन क्या है, जब दिमाग थोड़ा लगेगा तब सातों सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। देखिए सातों जैसे कि यहाँ पर L से P हुआ है, तो L तो होता है भैया 12 पर, P होता है 16 पर, तो 4 बड़ा है। A से यहाँ पर F हुआ है, A से F हुआ है तो 5 बड़ा है ना, 4 बड़ा है 5 बड़ा है। S होता है 19 पर, W होता है 24 पर, यानी कि फिर से 4 बड़ा है, और T से Y हुआ है फिर से 5 बड़ा है, तो 4 5 4 5 बढ़ रहा है। इसमें भी अगर हम 4 5 4 5 बढ़ाएं तो क्या हो सकता है, देखिए M 13 पर होता है, अगर आप इसमें सातों 4 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो देखिए Q हर एक ऑप्शन में है यहाँ पर, है ना। E में अगर आप सातों कितना बढ़ाओगे, 5 बढ़ाओगे तो सातों J आ जाएगा। A में अगर आप 4 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, तो E आ जाएगा। N में आप कितना बढ़ा दोगे, 5 बढ़ा दोगे तो S आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, QJES ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर D के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फिर से साथियों एक GD34 करके आंसर आया है यहाँ पर, है ना। आपसे कह रहे कि GD34 एक निश्चित तरीके से HE24 से संबंधित है, यानी कि साथियों GD34 को HE24 लिखा जाता है, उसी तरीके से साथियों CJ12 को DK2 लिखा जाता है ना। तो आपको बताना है XV56 को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर साथियों लॉजिक पहचानेंगे कि आखिर इसमें लॉजिक क्या लगा है, और उसी लॉजिक के बिहाफ पे साथियों इस सवाल का जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर G से H हुआ है तो एक बड़ा है, सिंपल सी बात है, एक बड़ा है यहाँ पर। अच्छा D से यहाँ पर A हुआ है तब भी साथियों क्या बड़ा है, एक बड़ा है यहाँ पर। अब 34 से 24 हो गया तो यहाँ पर साथियों 10 घटा दिया गया। क्या यहाँ पर भी यही मामला है, C से D हुआ है एक बड़ा है, J से K हुआ है एक बड़ा है, 12 से 2 हुआ है 10 घटा है, तो इसमें भी हम यही लॉजिक लगाएंगे। देखिए X है, V है और 56 है, तो जब इसमें से 10 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है 46 हो जाएगा। 46 यहाँ यहाँ और यहाँ है। अब यहाँ एक एक बढ़ाना है तो X के बाद क्या आता है साथियों, X के बाद आपका Y आता है और V के बाद W आता है, यानी कि अगर बात करते हैं YW46 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर A वाले में, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर A के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगले नंबर का आपसे कहा जा रहा है इन 4 ऑप्शन में से सबसे विषम कौन सा है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथियों हम थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएंगे तो आंसर तक साथियों हम लोग पहुंच जाएंगे। जैसे कि ये 45 है, 75 है, 105 है, 85 है, तो इसको देखकर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि सब ये तीनों 15 के गुणज हैं। जैसे कि 15 की गुणा 3 कर दोगे 3 से तो 15 पंजे 75, 15 3 सॉरी 45, 15 पंजे 75 हो जाएगा, और 15 सत्ते कितना होता है सातों 105 होता है, लेकिन ये 15 का गुणज नहीं है, ये सातों लगभग 17 पंजे 85 होता है, तो ये सबसे अलग होगा, सबसे अलग होगा, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर D के साथ है मैं कहूंगा उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए सातों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और अब बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे कहने के भतीजी कौन होती हैं, एक तरीके से लेडीज ही तो होती हैं, ब्यूटिशियन और महिलाएं, क्या आरेख बन सकता है ये आप लोग बता दीजिए। देखिए मुझे इतना तो पता है साथियों, है ना, जितनी भतीजियां होंगी, है ना, जितनी भतीजियां होंगी वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, वो सब साथियों महिलाओं के अंतर्गत आएंगी। कोई पुरुष थोड़ी ना होता है भतीजी, वो तो भतीजा होता है, महिलाओं के अंतर्गत आएंगी,
है ना। लेकिन ब्यूटिशियन की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ भतीजियां ब्यूटिशियन हो सकती हैं और कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन हो सकती हैं, सारी महिलाएं ब्यूटिशियन नहीं हो सकती हैं। तो कुल मिला के कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख लगभग लगभग जो बना है वो ऑप्शन नंबर डी वाले में बना हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। और मैं देख पा रहा हूँ ऑफिशियल बॉय का, प्रतिभा का, आजम खान का, प्रियंका का, है ना, आरती का, प्रिंस का, वैष्णवी का, सोनिया का, मुस्कान का, आशा देवी का, के सोनी का, सुभाष का, सभी का आंसर यहाँ पर लगभग लगभग सही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, डायरेक्शन का सवाल साथों आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखेंगे और मुझे बताएंगे आपके सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए भाई, आपसे यहाँ पर साथों कहा जा रहा है सबसे पहले कि विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है। तो मान लेते हैं साथियों विजेंद्र कहाँ पर है, विजेंद्र अभी यहाँ पर है, वो पश्चिम की तरफ चलता है, x मीटर की दूरी चलता है, वो यहाँ पर था पहले, यानी कि फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी कि उल्टे हाथ पर मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। ठीक है भैया, बाएं मोड़ देंगे, इसको बाएं मोड़ देंगे और 23 मीटर चलता है, 23 मीटर चला दिया। उसके बाद बाएं कहने के उसके बाद फिर अच्छा बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। ठीक है भैया, फिर से बाएं मोड़ देंगे हम, फिर से बाएं मोड़ देंगे और 36 मीटर चलता है, यानी कि फिर वो 23 मीटर चलता है और फिर से वो बाएं मुड़ता है, बाएं मीटर चलता है और 36 मीटर 23 मीटर चलता है। तो लगभग लगभग जो ये दूरी होगी वही ये दूरी हो जाएगी, कह रहे कि वो अंत में बाएं मुड़ता है। अच्छा भैया, वो फिर से सातों क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। अच्छा, ये मैंने ज्यादा बना ली सातों, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ पर कितना चला था, 36 चला था, तो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, है ना। 36 चला था और फिर से बाएं मुड़ा था और 23 चला था। ठीक है, तो कहने कि वह अंत में बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए, यानी कि अब वो इधर जाता है, ऐसे करके इधर जाता है और 18 मीटर चलता है, अपने घर पहुंच जाता है। ये उसका घर है, ये पॉइंट वाला। तो x का मान बताइए, x का मान ये है, यानी कि ये दूरी आपसे पूछी जा रही है, ये दूरी क्या है। देखिए जब ये टोटल दूरी 36 है और ये दूरी 18 है तो ये दूरी भी 18 होगी, क्योंकि 18 + 18 36 होता है। तो मैं कहूंगा x का मान जो होगा ये 18 मीटर की दूरी होगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, नेक्स्ट नंबर का आपसे कहेंगे SKEPTICL में तीसरा, पांचवा और नवा अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके उल्टे अक्षरों में बदल दिया जाए। ठीक है भैया, उनके उल्टे अक्षरों में हम लोग यहाँ पर बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये लिख लेते हैं SK, उसके बाद E, उसके बाद P, उसके बाद T और फिर साथों I है और फिर C है, A है, L है। तो आपसे क्या क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जाए तीसरा पांचवा, तीसरा और सॉरी तीसरा ये होगा, तीसरा 1 2 3 4 5, पांचवा और सातु नमा, पांचवा 6 7 8 9, यानी कि ये वाला, ये उनके उल्टे क्रम। जैसे कि अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ऐसे ही ई का अपोजिट क्या होता है, तो वी होता है। तो सातु यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं कहूंगा वी आ जाएगा। टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है और एल का अपोजिट क्या होता है, सातु ओ होता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरे, यानी कि ये वाले, है ना, और चौथे और सातु ये वाले, मतलब दूसरे और चौथे और सातवें, चौथा पांचवा छठा सातवां, यानी कि ये वाला, इनके अक्षरों को उनके दूसरे अगले अक्षरों में साथियों बदल दिया जाए। यानी कि के 11 पर होता है तो 12 13, 13वां अक्षर अगला आ जाएगा 2 नंबर बाद वाला। इसमें भी P 16 पर होता है तो 18 R वाला आ जाएगा। और क्या है ये C D E, यानी कि E आ जाएगा। अच्छा, बाकी सारे हमको वैसे ही रखना है। जैसे कि S का हम S रखेंगे, M S हो गया, M हो गया, V हो गया, R हो गया, G हो गया, I का हम I रखेंगे, A का हम साथों यहाँ पर A रखेंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, ये आप लोग देखकर साथों मुझे बता दीजिए। SMVRGIEAO, ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेंगे साथों। एक निश्चित कोड भाषा में FWOD को 23 6 14 25 लिखा जाता है। उसी प्रकार SINH को 10 20 15 21 लिखा जाता है। तो TYLB को क्या लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले आपको पता ये लगाना है कि आखिर FWOD को ये लिखा कैसे गया, 23 6 14 ये कैसे लिखा गया साथों। ये बात अगर आप पहचान लोगे तो आप राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। देखिए अगर हम साथों F की बात करें, है ना, F की बात करें तो F का अपोजिट U होता है और ये लगभग 23 के आसपास आता है। यानी कि अगर इसमें 2 बढ़ा दोगे ना, यू में 2 बढ़ाओगे दोगे 23 पर, क्योंकि यू 21 पर होता है। डब्लू की अगर बात करते हैं, डब्लू का अपोजिट क्या होता है सातों, डी होता है। इसमें भी 2 बढ़ा दोगे तो 6 हो जाएगा। डी 4 पर होता है, 6 आ गया। और इसका अपोजिट क्या होता है सातों, इसका अपोजिट एल होता है, एल 12 पर होता है, 2 बढ़ा दोगे 14 आ जाएगा। डी का अपोजिट डब्लू होता है, डब्लू 23 पर होता है साथियों, 2 बढ़ा दोगे 25 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर होगा, ऐसे ही यहाँ पर होगा, यानी कि TYLB। तो सबसे पहले तो इसके अपोजिट लिखिए। जैसे कि बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एल का अपोजिट ओ होता है, y का अपोजिट b होता है, t का अपोजिट क्या होता है साथियों, g होता है। अब इसमें 2 प्लस आपको कर देना है। 2 प्लस कैसे, जैसे कि b में 2 प्लस करोगे, है ना, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, o में 2 प्लस, o 15 पर होता है, 2 प्लस करोगे 17 आ जाएगा। y में 2 प्लस करोगे तो 27 आ जाएगा, है ना। और g में g 7 पर होता है, 2 प्लस करोगे 9 आ जाएगा। बस ये देखना है ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 9 4 17 27, 9 4 17 27 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल EFGHKL और N एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब सवाल यहां से आपका स्टार्ट होता है।
कितने लोग यहाँ पर बताए गए हैं साथियों? बताए गए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 लोग बैठ गए करके। एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एन के दाईं ओर गिनने पर एल और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। चलिए इतनी बात क्लियर है। एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है भैया। उसके बाद लिखा है एन के दाईं ओर से गिनने पर एल और एन, है ना, एल और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद कहेंगे जी एन के ठीक दाईं ओर, जी एन के ठीक दाईं ओर बैठा है, और कह रहे हैं साथों के जो है ना ये ई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर पता क्या है साथों? एफ है यहाँ पर, है ना, ये एफ है यहाँ पर। एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे होंगे, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथों, अब अगर हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये एन वाली लाइन को, तो हमें एन यहाँ पर मिल रहा है और एन हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो इसलिए हम एच वाली लाइन को सॉल्व नहीं करेंगे। हमें जो कॉमन मिलता है हम उसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको कई बार बतला चुका हूँ। देखिए एन को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, एन को मान लीजिए हमने यहाँ पर बैठाला करके, एन के दाईं ओर से गिनने पर एल और एन यानी कि के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, तो एल आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? यही कह रहे हैं ना, एन के दाईं ओर से गिनोगे तो एन और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब एन यहाँ पर भी है करके, जी जो है ना जी, अच्छा एन यहाँ पर भी है, ये तो हो चुका है ना। एन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है जी, तो एन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है जी, यानी कि जी आपका, सॉरी दाएं इधर नहीं होता, दाएं ये होता है, सीधे हाथ को दाएं कहते हैं। एन के दाईं ओर बैठा हुआ है जी। अब देखिए जी कहाँ पर लिखा हुआ, उसको आप सॉल्व करेंगे। जी यहाँ पर लिखा हुआ है। एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एच और जी, एच की अगर बात करते हैं, अब देखिए एच को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते, तो एच को हम यहाँ पर बैठा देंगे, यानी कि अगर बात करते हैं एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ये बात भी क्लियर हो गई, समझ गए। अब देखिए ई के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है के। अब देखिए ई को हम कहाँ पर बैठा ले, ई को ई के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है के, ठीक है, तो हम ई को यहाँ पर ही बैठा सकते हैं, ई के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ के। अब बचा कौन सा? तो बचा सिर्फ और सिर्फ एफ, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा। एफ के बाईं ओर से गिनने पर, एफ के बाईं ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एफ और ई यानी कि ये और ई, कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 3 आपके सवाल का जवाब होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।